तो देखते हैं चाप किसे कहते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। चाप किसे कहते हैं? तो चाप के लिए क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त बनाया गया। ठीक है, अब वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं, है ना। कोई दो बिंदु ले लिया, एक बिंदु ले लिया पी, मतलब वृत्त पर ही होने चाहिए। ये दोनों बिंदु का है, वृत्त पर ही स्थित है। अब इस बिंदु पी और क्यू के बीच जो वृत्त का भाग है उसे ही हम चाप कहते हैं। तो एक भाग आपको ये वाला दिख रहा होगा, है ना। एक भाग तो ये वाला दिख रहा होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? यह वृत्त का भाग है ना, वृत्त का एक भाग है, तो इसे हम क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला वृत्त का भाग है या नहीं भाग है? ये जो भाग आपको हरे कलर का दिख रहा है, इसे हम वृत्त का भाग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ या ना, चैट में लिखकर बताओ। तो हाँ, यह भी वृत्त का भाग है, तो इसे भी चाप कहेंगे, है ना। तो दोनों ही चाप है, जो काले कलर का दिख रहा है वह भी चाप है, जो हरे कलर का दिख रहा है वही चाप है। अब दोनों में अंतर क्या दिख रहा होगा? यह वाला भाग जो काले कलर का दिख रहा है वो आपको छोटा दिख रहा होगा, है ना। एक भाग छोटा दिख रहा है, तो इस छोटे भाग को क्या कहेंगे? इस छोटे भाग को हम लघु चाप कहते हैं, है ना। ये पढ़ाया गया था आपको। तो छोटे भाग को लघु चाप कहेंगे। और जो बड़ा भाग आपको दिख रहा है, तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे? इस वाले भाग को हम दीर्घ चाप कहेंगे। तो इस भाग को क्या कहेंगे? दीर्घ चाप कहेंगे। तो जो छोटा चाप होगा उसे लघु चाप, और जो बड़ा चाप होगा वो दीर्घ चाप कहलाएगा। ये पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में। और इंग्लिश में माइनर आर्क और मेजर आर्क कहते हैं। ठीक, तो चाप के बारे में तो इतना ही चीज था। ठीक है, उसके बाद वृत्तखंड किसे कहते हैं? तो वृत्तखंड के लिए आपको दो चीज याद होना चाहिए। वृत्तखंड के लिए आपको याद होना चाहिए जीवा और जीवा और चाप। ठीक है, मतलब जीवा और चाप क्यों लिखा? किसी भी वृत्त में जीवा और चाप से घिरे हुए भाग को, मतलब जीवा और चाप के मध्य जो भाग होगा ना, उसे ही हम वृत्तखंड कहते हैं, उसे ही हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, वृत्त बनाएंगे फिर आपको समझ में आएगा। तो एक वृत्त बना लिया गया। एक वृत्त हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये आपको एक वृत्त दिख रहा है। अब वृत्त में क्या करते हैं? एक जीवा बनाते हैं। तो जीवा के लिए आप क्या करोगे? फिर इस वृत्त पर दो बिंदु लोगे। एक बिंदु लिया गया पी और एक बिंदु ले लिया गया क्यू। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो आप कहोगे पी क्यू क्या है? पी क्यू हमारा एक जीवा है ना। पी क्यू क्या है? यह जीवा है। यह जो लाइन आपको दिख रहा है इसे आप जीवा कहोगे। ठीक है, और यह वाले भाग को आप क्या कहोगे? इस वाले भाग को आप क्या कहोगे? अभी आपको बताया गया वृत्त का जो भाग होता है उसे हम चाप कहते हैं, है ना। इस भाग को आप चाप कहोगे। अभी आपको पढ़ाया गया यह चाप होगा। तो यहां पर देखो क्या लिखा था मैं, जीवा और चाप के बीच के भाग। तो यह वाला भाग जो आपको दिख रहा है, इस भाग को क्या कहेंगे? यही भाग हमारा क्या है? वृत्तखंड है ना। यह भाग वृत्तखंड है। यह पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में। यह हमारा जो लाल कलर का अभी मैं रंग रहा हूं उसे मैं कहूंगा यह हमारा वृत्तखंड है। क्यों क्यों? क्योंकि यह एक जीवा और चाप के बीच का भाग है। चलो, अब चैट में आप लोग बताओगे कि इस वाले भाग को हम वृत्तखंड कहेंगे या नहीं कहेंगे? जो अभी ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको, इस वाले भाग को जो जिसे मैं अभी ब्लू कलर से हाईलाइट किया हूं, इसे वृत्तखंड कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो बोलोगे हाँ। बोलोगे आप कि यह भी तो जीवा और चाप के बीच का ही भाग है। अभी अभी आपको बताया ना कि यह भी जो है इस तरफ जो है यह भी तो चाप है, यह दीर्घ चाप है ना। तो पी क्यू क्या है? जीवा। और ये जो हरे कलर का दिख रहा है ये चाप है। तो इस दोनों के बीच में जो भाग बन रहा है इसे भी हम क्या कहेंगे? इसे भी हम वृत्तखंड कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अंतर क्या है? एक वृत्तखंड आपको छोटा दिख रहा होगा, एक वृत्तखंड बड़ा दिख रहा होगा। तो आपको पता है छोटे के लिए लघु वर्ड यूज करते हैं, बड़े के लिए दीर्घ वर्ड यूज करते हैं। तो जो छोटा भाग होगा वह लघु वृत्तखंड होगा, जो बड़ा भाग होगा वह दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो इस वृत्त की अगर बात की जाए तो मैं ये सारी चीज को मिटा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? यह जो भाग आपको दिख रहा है इसे हम लघु वृत्तखंड कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह छोटा वाला वृत्तखंड है ना। और यह वाला जो भाग होगा, इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? यह हमारा दीर्घ वृत्तखंड होगा। ठीक है, ये समझ में आया? यही लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था ना, हाँ या ना? क्या पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में कि लघु वृत्तखंड छोटा भाग, बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड होगा। ठीक है, इतना पढ़ाया गया था। अब आगे देखो, इसके आगे एक चीज पढ़ाया गया था त्रिज्यखंड यानी सेक्टर। तो ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं और अब सेक्टर समझते हैं। ठीक है, सेक्टर यानी त्रिज्यखंड को समझ लेते हैं। चलो, तो त्रिज्यखंड के लिए फिर से एक हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं। तो ये आपको एक वृत्त दिख रहा है। अब देखो, यहां पर आपको वृत्तखंड में क्या लिखा गया? जीवा और चाप। तो त्रिज्यखंड में आपको ऐसे याद रखना है, दो त्रिज्या
आप इस तरीके से लिख सकते हो अपने कॉपी में, ये सारी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। दो त्रिज्या और एक चाप, इस तरीके से आपको लिखना है, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच के भाग। तो इस वृत्त में मैं अगर दो त्रिज्या बनाऊं तो त्रिज्या के लिए आप क्या करोगे, इस वृत्त का एक केंद्र बनाओगे, केंद्र और वृत्त पर किसी एक बिंदु को आप मिला दोगे, है ना, इस तरीके से मिला दोगे तो इसे आप क्या कहोगे, यह एक त्रिज्या है ना, यह एक त्रिज्या है। इसी तरीके से एक और त्रिज्या बना लेते हैं, तो एक और त्रिज्या बना लिया गया इस तरीके से, ठीक है, तो इसे भी आप क्या कहोगे, यह भी हमारा एक त्रिज्या है, ठीक है, दो त्रिज्या हो गया। अब देखो क्या बोला गया, त्रिज्यखंड के बारे में बताया गया था कि दो त्रिज्या और एक चाप के मध्य जो भाग होगा, मतलब दो त्रिज्या और एक चाप से जो घिरा भाग होगा उसे ही हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यह जो भाग आपको दिख रहा है, यह जो नीचे की तरफ जो भाग दिख रहा है इसे चाप कहोगे, है ना। अभी अभी चाप भी बताया आपको कि वृत्त का कोई भी भाग जो होगा उसे चाप कहेंगे, ठीक है, तो यह चाप है। तो यह जो भाग आपको दिख रहा है जिसे मैं अभी यहाँ पर रख रहा हूँ, इस वाले भाग को आप क्या कहोगे, यह जो भाग है दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ है ना। इसे मैं अगर अलग तरह से बनाऊं यहाँ पर, तो इस तरीके से जो इमेज दिख रहा है आप इसको क्या कहोगे, एक त्रिज्या ये हुआ, दूसरा त्रिज्या ये हुआ और यह चाप हुआ। तो दो त्रिज्या और एक चाप से जो घिरा हुआ भाग है इसे हम त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है, यह त्रिज्यखंड होगा। हाँ, लघु चाप आपका आंसर सही है, ये वाला जो है ये लघु चाप है, ये वाला छोटा सा, ठीक है। तो इस वाले हरे कलर जो ये जो कलर का दिख रहा है लाल कलर से, इसे हम क्या कहेंगे, ये बताओ, जिसे मैं लाल कलर से रंग रहा हूं इस भाग को आप क्या कहोगे, इस भाग को आप त्रिज्यखंड कहोगे, है ना, इस भाग को आप क्या कहोगे, इस भाग को आप बोलोगे कि यह हमारा त्रिज्यखंड है, ठीक है, यह हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है, ठीक है, त्रिज्यखंड समझ लिया। अब मुझे ये बताओ, चैट सेक्शन में लिखकर बताना, जिसे मैं अभी ब्लू कलर से रंग रहा हूं इसे त्रिज्यखंड बोलोगे या नहीं बोलोगे, इसे त्रिज्यखंड बोलोगे या नहीं बोलोगे, सभी लोग लिखो, अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है। हाँ, तो इसे भी त्रिज्यखंड बोलेंगे, क्योंकि आप देखो अगर मैं इसे अलग से यहां पर बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इस भाग को भी आप बोलोगे तो देखो यह हमारा चाप है, आप बोलोगे सर ये तो चाप है और ये दोनों त्रिज्या है, तो यह जो भाग है यह भी दो त्रिज्या और एक चाप से ही तो घिरा हुआ है, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग ये भी हमारा त्रिज्यखंड होगा। तो आप बोलोगे यह भी हमारा त्रिज्यखंड है ना, यह वाला भाग जो है यह भी हमारा त्रिज्यखंड है, ठीक है, यह भी त्रिज्यखंड है, ठीक। अब नीचे वाला जो लाल कलर का दिख रहा है वो भी त्रिज्यखंड है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो भी त्रिज्यखंड है, दोनों में अंतर क्या है बताओ। अब आपको पता है कि एक लाल कलर का जो भाग है वो छोटा भाग दिख रहा है और जो ब्लू कलर का भाग है वो बड़ा भाग दिख रहा है ना। तो छोटा जो भाग है उस क्या लिखोगे आप, उसे आप लिख दोगे लघु, है ना, तो आप बोलोगे यह हमारा लघु त्रिज्यखंड है। और इस वाले भाग को आप क्या कहोगे, ब्लू कलर वाले भाग को आप बोलोगे दीर्घ त्रिज्यखंड है। इतना समझ में आ गया, है ना, ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई, इतना ही चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। चलो, अब एक चीज और ध्यान देना, सभी जगह क्या लिखा हुआ है, लघु और दीर्घ। एक चीज और बताया गया था कि अगर दोनों ही चाप बराबर हो जाए, मान लो एक सिचुएशन ऐसा आ जाए कि दोनों ही चाप बराबर हो जाए, ठीक है, नीचे वाला चाप और ये ऊपर वाला चाप, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप ना कह के उस केस में हम कहते हैं अर्धवृत्त, ठीक है। अगर दोनों ही वृत्तखंड बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, अगर मान लो इस तरीके से वृत्त है और कोई ऐसा हम डायमीटर बना दे यानी व्यास बना दे, ठीक है, तो व्यास भी एक जीवा ही होती है ना, तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे, इस बार हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड यूज करेंगे, इस बार हम उसे क्या कहेंगे, अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल कहेंगे। इतना समझ में आया, है ना, यही सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। अच्छा, एक चीज और पढ़ाया गया था, परिधि। अब ध्यान से सुनना, परिधि भी लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बच्चों के क्लास छूट गए थे, तो एक बार उसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आज भी हम लोग परिधि पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, एक रिकॉल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, सिर्फ दो ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े कि जो आपका वृत्त का व्यास होता है वृत्त को दो बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है, यह सही है या गलत है। पोल सेक्शन में जाए और पोल सेक्शन में आंसर करें। चैट को भी बंद किया जा रहा है, चैट आपका अभी बंद है, कोई चैट में कुछ लिख नहीं पाएगा। चलो पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। वृत्त का जो व्यास है
वृत्त को दो बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है, यह पूछा जा रहा है। या तो आपको पता ही है वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। अगर हम यह भी बोले कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है, तो यह सही होगा या गलत होगा? सिर्फ दो ऑप्शन है, आपको यह देखना है कि सही है या गलत है। यह जो स्टेटमेंट दिया गया है, यह जो कथन लिखा गया है, यह सही है या गलत है। अच्छा, काफी कम लोगों के आंसर आए हैं, ऐसा क्यों? पोल सेक्शन तो सभी में आता है। काफी कम लोगों के आंसर आए हैं, जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करें, फिर पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाता है। आप चैट में अपना डाउट भी पूछ सकते हो और अब आंसर भी लिख सकते हो, है ना। अच्छा, चैट में आंसर तभी लिखना है जब पोल में आप आंसर नहीं कर पाते हो या कोई भी रीजन से आप आंसर नहीं दे पाते हो, ठीक है। चलो, तो क्या लिखा गया है? वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है, सही है या गलत है? अच्छा, इसमें आंसर काफी अलग अलग आए, काफी लोग के आंसर ए भी आए और कुछ आंसर बी भी आए। तो देखते हैं क्या होगा। अब देखो, अगर मैं एक व्यास बनाऊं, ठीक है, एक वृत्त अगर बनाए, ये वृत्त है हमारा। अब इसका व्यास बना लेते हैं क्योंकि व्यास की बात की जा रही है। तो व्यास क्या होगा? इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, है ना। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, ठीक है। अब देखो, यह जो व्यास है, इतना तो आपको पता है कि यह व्यास जो होगा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा, है ना। वृत्त का व्यास जो होगा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा, विभाजित करेगा, यह तो सही होता है। लेकिन यहाँ लिखा है वृत्त जो है, वृत्त का जो व्यास है वृत्त को दो बराबर त्रिज्यखंड में बांटेगा, यह सही है या गलत है? तो देखो, अगर हम इस वृत्त इसकी बात करें तो यह त्रिज्यखंड है या नहीं है, पहले ये बताओ, हाँ या ना। यह त्रिज्यखंड है क्या? हाँ या ना? यस या नो? तो आंसर आ रहा है एन, ठीक है। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा। तो आंसर होगा हाँ, यह एक त्रिज्यखंड भी है। अब देखो, अब मैं समझा रहा हूं। यह एक व्यास है, अब कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, अब ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा काफी सारी चीजें। यह हमारा क्या है? पी क्यू को हम व्यास कहेंगे। व्यास जो होता है दो त्रिज्या से मिलकर बना होता है। तो हमारा क्या हुआ? यह ओपी भाग को आप कहोगे, यह भाग भी हमारा त्रिज्या है। इस भाग को आप क्या कहोगे? इस भाग को बोलोगे यह हमारा एक त्रिज्या है, ठीक है। यह हमारा एक त्रिज्या है। इस वाले भाग की बात की जाए, जिसे मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ओ क्यू, तो यह भी हमारा त्रिज्या है। इतना समझ में आया ना? क्लियर है कि व्यास जो होगा दो त्रिज्या से मिलकर बनी होती है। अब देखो, इस भाग को आप देखो, इस भाग को मैं पूछ रहा हूं, इसे आप चाप बोलोगे या नहीं बोलोगे? वृत्त के बीच के दो भाग को हम क्या कहेंगे? किसी भी दो बिंदु के बीच के भाग को हम चाप कहेंगे, ठीक है, यह चाप है। तो यह जो भाग आपको दिख रहा है जो कुछ ऐसा है ना, यह जो भाग आपको दिख रहा है, यह भाग दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का भाग है कि नहीं भाग है? दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ है, हाँ या ना? यह जो भाग है दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ है, हाँ या ना? तो आप बोलोगे हाँ, यह दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ है, तो यह एक त्रिज्यखंड भी है, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ, यह एक त्रिज्यखंड है, ठीक है, यह एक त्रिज्यखंड भी है, ठीक है। क्योंकि दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ है तो यह त्रिज्यखंड तो होगा। अब इतना तो समझ में आ गया कि यह त्रिज्यखंड है। अब आपको पता है ये वृत्त का व्यास है, तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा, है ना। तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बिल्कुल बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं वृत्त का व्यास जो होगा वृत्त को दो बराबर त्रिज्यखंड में बांटेगा। नीचे का जो हिस्सा होगा, जिसे मैं अभी लाल कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, तो यह भी एक त्रिज्यखंड होगा उसी तरीके से, तो यह भी त्रिज्यखंड होगा। और ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर होगा, यह तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि हाँ, जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया बताओ, वाई या एन? अच्छा, किसी का डाउट है क्या? अच्छा, कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जिनको लग रहा होगा कि सर ये वाला तो वृत्तखंड के जैसा दिख रहा है, यह जो भाग है
इसे आप कह सकते हो कि यह तो हमारा वृत्तखंड दिख रहा है, त्रिज्यखंड तो कुछ ऐसा दिखता था, है ना। अगर ऐसा डाउट है तो दिखने से कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको जो दिखने में लगता है बस आप वैसा करोगे, आप उसका डेफिनेशन समझोगे, मतलब परिभाषा क्या है। त्रिज्यखंड होता क्या है, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच के भाग। तो इस वाले को आप देखोगे दो त्रिज्या और चाप के बीच का भाग है या नहीं भाग है। तो अगर इस चित्र को देखें तो हम कहेंगे हाँ यह दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या इधर, और यह चाप है। तो यह हमारा वृत्तखंड भी है और यह हमारा त्रिज्यखंड भी है। ठीक है, यह हमारा वृत्तखंड भी है और यह हमारा त्रिज्यखंड भी है। इतना समझ में आया। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोलूं वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो यह भी सही आंसर होगा, यह भी सही कथन होगा। अगर मैं बोलूं वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर त्रिज्यखंड में बांटेगा, तो भी यह सही होगा। अगर मैं बोलूं वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर वृत्तखंड में बांटेगा, तो भी सही होगा। मतलब वृत्त का व्यास दो भागों में बांटेगा, यह भी सही है। दो त्रिज्यखंड में बांटेगा तो भी सही है, और दो वृत्तखंड में बांटेगा तो भी सही है। ठीक है, कुछ भी लिखा जाए तो आंसर सही होगा। ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। क्लियर है, तो आगे बढ़े। अब हम लोग क्या करते हैं, आज की फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ना। और लास्ट क्लास में भी आपको पता है कि परिधि के बारे में पढ़ाया जा रहा था, है ना। वृत्त की परिधि यानी परिमाप के बारे में लास्ट क्लास में भी पढ़ाई गई थी। अच्छा नवीन, आपको आवाज नहीं जा रही, बाकी सभी बच्चे बताएं आवाज जा रही है या नहीं जा रही। बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में वाई या लिख कर बताओगे आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। नवीन, आपको लास्ट क्लास में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, ऐसा क्यों होता है। हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू होता हो, है ना। बाकी सभी को आवाज जा रही है, ठीक है। तो एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करेंगे, ठीक है। कोई ऐसे जगह पर बैठने की कोशिश करो जहां नेट थोड़ी सही आती हो, है ना, तो आवाज शायद सही से आने लगी। या कर सकते हो आप एक बार क्लास लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। चलो, तो परिमाप या परिधि के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। अब ध्यान से देखना, परिधि और परिमाप बिल्कुल एक ही चीज होता है। मतलब पेरीमीटर और सरकमफेरेंस बिल्कुल एक ही चीज होता है। सरकमफेरेंस को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक। परिमाप को क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। परिमाप को पेरीमीटर, परिधि को सरकमफेरेंस, और होता दोनों बिल्कुल एक ही चीज है। लेकिन देखो मैं बोल रहा हूं लेकिन, अगर वृत्त की बात की जाए तो वृत्त के केस में ज्यादातर ज्यादातर सभी किताब में या सभी जगह पर आपको परिधि वर्ड ही लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, सरकमफेरेंस। लेकिन पेरीमीटर भी कहा जा सकता है, दोनों बिल्कुल एक ही चीज है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है। तो क्या लिखा है, संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई होगी उसे ही वृत्त की परिधि या सरकमफेरेंस कहते हैं। तो संपूर्ण वृत्त की लंबाई का क्या मतलब हुआ। तो भाई आपको एक वृत्त दिख रहा है ना, एक वृत्त दिख रहा है। अब वृत्त की लंबाई का मतलब क्या हुआ, अगर आप इस वृत्त की सीमा मतलब इसकी बाउंड्रीज को मेजर करना चाहो, है ना, इस बाउंड्री को आप मेजर करो, तो इसकी जो लंबाई होगी यही लंबाई को हम कहते हैं वृत्त की परिधि, है ना। इस लंबाई को हम परिधि कहते हैं, ठीक है। वृत्त की लंबाई मतलब आप अगर आपके पास वृत्त के आकार का कोई भी मान लो कड़ा है या चूड़ी है, ठीक है, आपको उस पर टेप लगाना हो, तो आप टेप कहाँ लगाओगे। मान लो आपका एक वृत्त के आकार का एक चूड़ी है ना, इस तरीके से एक चूड़ी है। तो आप क्या करोगे, इस पे टेप लगाना हो तो आप क्या करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे और सिर्फ एक चक्कर टेप लगाना हो तो आप क्या करोगे, इस पे किनारे किनारे इस तरीके से टेप लगाओगे, है ना। तो जो भी टेप की लंबाई होगी, ठीक है, जो भी टेप की लंबाई होगी वही इस वृत्त की परिधि कहलाएगी। समझ में आया या नहीं आया, इतना समझ में आया परिधि होता क्या है। वृत्त की परिधि क्या होती है, उसकी पूरी लंबाई होती है। इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, एक तरीके से और समझ सकते हैं। मान लो कोई भी वृत्त है आपका, ठीक है, कोई भी वृत्त है, एक तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यह किसी भी तार का बना हुआ है, मतलब किसी भी वायर का बना हुआ है ना, पतले वायर का बना हुआ है। आपको क्या करना है, इसकी लंबाई देखना है, तो आप क्या करोगे, इसको यहां से काट दोगे, ठीक है, इसको यहां से काट दिए, ठीक है। अब इसको काट के क्या करोगे, कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये, यह वृत्त कुछ इस तरीके का हो जाएगा, है ना, इस तरीके से कटा हुआ, है ना, इस तरीके से कट गया। आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, सीधा कर दोगे, है ना, इसको सीधा कर दिए, पूरे खोल के इसको सीधा कर दिए, ठीक है। तो ये जो तार बन गया, इसकी जो भी लंबाई होगी
इसकी जो भी लंबाई होगी ये इस वृत्त की लंबाई के बराबर होगी या नहीं होगी, बताओ। इस वृत्त की लंबाई के बराबर होगी या नहीं होगी, क्योंकि यह जो तार है यह इसी वृत्त से तो बना है। इस वृत्त को खोलकर एक तार बना दिया गया, यह तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया, तो जो तार की लंबाई होगी वही वृत्त की लंबाई होगी। तो यही जो लंबाई होगी इस वृत्त की परिधि कहलाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया परिधि होता क्या है, सरकमफेरेंस क्या होता है ना। तो उसे ही हम सरकमफेरेंस कहते हैं। मतलब वृत्त की अगर एक चक्कर लगा दो, मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो, आप इसके चारों तरफ इस तरीके से चलने लगे, अगर आप एक चक्कर लगाते हो तो एक चक्कर, इस तरीके से लिख लो, एक चक्कर लगाने में तय किया गया दूरी किसके बराबर होगा, की गई दूरी क्या होगी, परिधि के बराबर होगी, है ना। तय की गई दूरी परिधि के बराबर होगी, ये समझ में आया। एक चक्कर लगाने में तय किया गया दूरी क्या होगा, परिधि के बराबर होगा। अगर एक चक्कर आप लगाते हो तो परिधि की लंबाई होगी। इतना समझ में आया, हाँ या ना। चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे। इतना समझ में आ गया। चलो, अब परिधि को ही परिमाप कहते हैं, ये तो आपको बता ही दिया गया, परिधि को ही परिमाप कहते हैं। अब देखो परिमाप को आप मेजर कैसे करोगे, परिमाप को आप मेजर कैसे करते हो। तो हर बार ऐसा होगा क्या, कोई भी वृत्त आप उसको काटोगे, काट के उसको सीधा करके उसको मेजर करोगे, ऐसा तो आप नहीं कर सकते। हर बार आप किसी भी वृत्त को काट के सीधा करके आप उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको आप माप नहीं सकते, ठीक है। तो परिमाप निकालने के लिए आपके एग्जाम में अगर परिमाप पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, आपके पास सीधे सीधे एक फॉर्मूला है, सीधे सीधे आप फॉर्मूला यूज करोगे और वहां से आपका परिमाप आ जाएगा। परिमाप को दर्शाते कैसे हैं, सबसे पहले देखो परिमाप को हम सी से दर्शाते हैं, मतलब सरकमफेरेंस सी से दर्शाएंगे, या कई जगह पर पी से भी दर्शाया हुआ मिलेगा, पेरीमीटर, है ना। तो जनरली क्या करेंगे, सी से दर्शाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। आर क्या है, बताओ आर क्या है। आर के बारे में आपको पता है, आर त्रिज्या होती है ना। आर क्या है, त्रिज्या है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान कोई बता सकता है क्या, लास्ट क्लास में ही मैं बताया था। हाँ बिल्कुल सही, एक आंसर बिल्कुल सही आया है, 22/7, या पाई का मान 3.14, मतलब 3.14, ये दोनों ही मान होते हैं। अब देखो, अब दो मान हो गए तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा मान हम लेंगे, दोनों ही मान सेम है। आप क्या करोगे, आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके क्वेश्चन में अगर 22/7 दिया रहेगा तो आपको 22/7 ही लेना है, उस केस में आप 3.14 नहीं ले सकते। आपके क्वेश्चन में अगर 3.14 दिया हुआ है तो आपको 3.14 ही लेना है, 22/7 फिर नहीं लोगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लोगे। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहेगा तो, ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आपको याद तो रखने हैं दोनों ही मान, दोनों ही मान याद रखना है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद रखने हैं, जरूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन में दिया रहे। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। इसको नोट कर लिया ना सभी लोग, बताओ, ये सभी लोगों ने नोट किया या नहीं किया। तो क्या लिखोगे, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ये नोट कर लिया, हाँ या ना, चैट में लिखो जल्दी से, ठीक है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर के बराबर होती है, ये समझ लिए हम लोग, जहां आर त्रिज्या होती है। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है तो वृत्त की परिधि बताएं। तो चैट सेक्शन आपका अभी बंद किया जा रहा है और पोल में आपको आंसर करना है, ठीक है। पोल में अभी एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो वृत्त की त्रिज्या अगर दी गई है तो परिधि आपको ज्ञात करना है। तो अभी अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया, फॉर्मूला में त्रिज्या का मान पुट करो और आंसर बताओ। पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि आपसे पूछी जा रही है। अभी अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया। अच्छा, काफी कम आंसर आए।
जितने बच्चे ज्वाइन हो सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर जरूर किया करो। अगर पोल नहीं आता तो वो अलग बात है, अगर पोल सेक्शन आता है आपके मोबाइल में तो आंसर जरूर करना है पोल में। चलो अब 5 सेकंड में पोल को एंड करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आपका चैट सेक्शन ओपन है, आप चैट में आंसर भी लिख सकते हो, अपना डाउट भी पूछ सकते हो। चलो तब देखते हैं इसका आंसर। तो वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि आपसे पूछी जा रही है ना। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, परिधि का फॉर्मूला क्या है। तो परिधि के लिए आप क्या लिखते हो, सी, है ना। सी मतलब सरकमफेरेंस। तो सी का फॉर्मूला क्या है, परिधि का फॉर्मूला है 2πr, है ना। 2πr फॉर्मूला है। अच्छा अभी चैट में कोई नहीं लिखेगा, ठीक है, ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। 2πr, ठीक है। टू का मान तो टू ही रख दिए, पाई का मान कितना है, तो पाई का मान देखो बोला था ना, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही यूज करना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 22/7, ठीक है, 22/7 दिया गया। आर का मान कितना है, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर 7 लिख दिया, ठीक है, त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर लिख दिया। अब 7 से 7 कट जाएगा, है ना। ये 7 से 7 को आप काट दोगे तो यहाँ बचा कितना, 2 × 22, और 2 × 22 कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर, है ना। ये समझ में आया कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। जिनके भी आंसर ए थे या बी थे या सी थे, अब समझ में आ गया होगा कि उनका आंसर गलत क्यों हुआ। ठीक है, ये समझ में आया। सभी लोग चैट में लिखकर बताओ कि आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर त्रिज्या दी गई तो परिधि कितना होगा। अच्छा देखो, ये अगर समझ में आ गया तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा त्रिज्या देके परिधि पूछी जाए, परिधि देकर भी त्रिज्या पूछा जा सकता है ना। तो अगला क्वेश्चन वही है, एक वृत्त की परिधि दी गई है, ठीक है, परिमाप या परिधि दी गई है और आपसे त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को एक बार और पोल सेक्शन में आंसर करोगे। तो अगर परिमाप दी गई है तो त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है, त्रिज्या देके परिमाप पूछी जा सकती है या परिधि पूछी जा सकती है, या परिधि देके त्रिज्या पूछी जा रही है, उल्टा पूछा जा सकता है। तो अगर परिमाप 21 पाई सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपके पास समय है, आप ट्राई कर सकते हो। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी लोग। देखो अगर परिमाप या परिधि 21 पाई है तो त्रिज्या कितना होगा। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आया है, सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आया है। तो आप देखें, अगर परिमाप 21 पाई है तो त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं समय भी दे रहा हूं आपको, अभी और समय लिख के आप सोल्व कर सकते हो। देखो अगर फॉर्मूला नोट किया हो तो फॉर्मूला को यूज करो, और देखो त्रिज्या आप कैसे निकालोगे उस फॉर्मूला को यूज करके। अच्छा अगर नहीं भी आता हो तो पोल सेक्शन में आंसर जरूर ट्राई किया करो, मतलब ये मत सोचा करो कि आंसर गलत हो जाएगा। गलती करोगे फिर आप सीखोगे, जब मैं समझाऊंगा तो आप सीख जाओगे उसको, है ना। चलो 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड में पोल को एंड करेंगे। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। चलिए पोल को एंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो अब चैट सेक्शन ओपन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। वृत्त का परिमाप दिया गया है 21 पाई, है ना, यानी सरकमफेरेंस या पेरीमीटर दिया गया है 21 पाई। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, त्रिज्या पूछा जा रहा है ना, त्रिज्या की लंबाई यानी रेडियस पूछी जा रही है ना। चलिए काफी लोगों के आंसर बी है, देखते हैं हमारा आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अब स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। अब बताओ सरकमफेरेंस यानी परिधि की फॉर्मूला क्या है, किसी को पता है क्या, क्या बताया गया अभी फॉर्मूला, चैट में लिखो। 2 पाई आर, है ना, ये सही है। 2 पाई आर लिखना सही होगा। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। ठीक है, 2 पाई आर होता है। चलो तो परिधि के मान कितना दिया गया है, परिधि का मान आप कहोगे 21 पाई दिया गया है। ठीक है, परिधि 21 पाई दिया गया है ना। तो यहाँ पर सी के जगह पर, अच्छा सी के जगह पर मैं परिधि ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लिख देते हैं परिधि, परिधि को ही सी से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, परिधि को सी से दिखाते हैं तो 2 पाई आर हो गया, है ना। तो परिधि के जगह पर हम लिख देते हैं 21 पाई, क्योंकि 21 पाई दिया गया है ना। तो 21 पाई बराबर 2 पाई आर। ठीक है, अब यहां से इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इधर देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ x का मान y के बराबर है, तो आप कह सकते हो ना y का मान x के बराबर है। उल्टा लिखा जा सकता है, कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। x अगर y के बराबर है तो y x के बराबर है। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 2 पाई आर का जो मान होगा वह 21 पाई के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं r का मान निकालना चाहूँ तो क्या करोगे, इस 2 पाई को आप दूसरे तरफ ले जाओगे, है ना। दूसरे तरफ आप कैसे ले जाओगे, r बराबर 21 पाई बटा 2 पाई। यहां तक बताओ, यहां पर कोई डाउट है क्या, इतना तक समझ में आया या नहीं आया, पहले इतना तक बताओ। यहां तक सभी चीज समझ में आई, यस या नो, ये तो काफी आसान था अब तक। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया, अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, पाई से पाई को काट दोगे, बोलोगे सर यहाँ भी पाई है नीचे अंश में और हर में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर आप इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ 7x/3x, तो आप क्या करोगे, एक्स से एक्स को काट देते हो, है ना। तो आप क्या कहोगे, 21 पाई से पाई कट गया और बचा हमारा 21/2। और 21 को 2 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 21 को आप 2 से भाग दोगे तो आपको मिलेगा 10.5, मतलब 10.5 मिलेगा। अच्छा ये भाग देने में किसी को दिक्कत है क्या, 10.5, हाँ फर्स्ट आंसर होगा सही है। तो आंसर ये होगा 10.5 सही आंसर होगा। ठीक है, तो 21 को 2 से भाग दोगे तो 10.5 होगा। ठीक है, अब देखो 21 से अगर 2 को भाग देना है, ठीक है, तो वो भी मैं एक बार जल्दी से बता दे रहा हूँ। 2 को अगर मैं 21 से भाग दूं तो आप क्या करोगे, एक बार में भाग लगाओगे, तो एक बार में लगाओगे तो 2 से कटेगा, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, है ना। अब क्या करोगे, अब बताओ, अब यहाँ पर हम एक शून्य लगा के एक यहाँ पर शून्य लगाएंगे, है ना। ये समझ में आया, ठीक है। अब ये 5 बार में हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और ये पूरा कट जाएगा, है ना। तो 10.5 आएगा, ये समझ में आया। तो 21 को आप अगर 2 से भाग दोगे तो 10.5 आएगा। हमारा आंसर क्या हुआ, त्रिज्या का मान 10.5 होगा। चलो तो ये तो हमने समझ लिया कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है अर्धवृत्त का परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो जब वृत्त की परिधि के बारे में आपने समझ लिया तो उसी तरीके से अर्धवृत्त का परिधि भी बिल्कुल उसी तरीके का है। मतलब परिधि के मतलब क्या हुआ, वृत्त की पूरी लंबाई को क्या कहें, वृत्त की पूरी लंबाई को हम वृत्त की परिधि कहें, तो अर्धवृत्त की पूरी लंबाई को हम अर्धवृत्त का परिधि कहेंगे, है ना। उसी तरीके से अर्धवृत्त की पूरी लंबाई को अर्धवृत्त का परिधि कहेंगे। चलो अर्धवृत्त होता क्या है यह तो आपको पता ही है, अब तक आपको इतना पता है, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। पिछले कई क्लास से आपको यह पढ़ाया जा रहा है कि अगर मैं वृत्त बनाऊं, वृत्त का एक व्यास बना दूं जो केंद्र से जाता है, तो यह वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है ना।
तो ये 2 बराबर भागों में बांटता है। इतना तो आपको कई क्लास से पढ़ाया जा रहा है ना, ये आपको कई बार पढ़ाया जा चुका है। अब इन दोनों ही भाग को क्या कहते हैं? इन दोनों ही भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं, है ना। इन दोनों ही भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही भाग बिल्कुल बराबर है और वृत्त का आधा भाग है, तो इसका नाम है अर्धवृत्त। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया? ये तो आपको कई बार पढ़ाया जा चुका है ना। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, चित्र में दिखाया गया, दोनों अर्धवृत्त को अलग अलग करके दिखा दिया गया। तो ये हमारा पहला अर्धवृत्त हुआ, ये हमारा दूसरा अर्धवृत्त हुआ, पहला सेमी सर्कल और दूसरा सेमी सर्कल, है ना। ये समझ में आया? अगर हम इस वृत्त को अगर हम इस वृत्त को 2 भागों में बांट दें, 2 बराबर भागों में बांट दें, तो एक भाग ऊपर का होगा, एक भाग नीचे का होगा, और ये दोनों ही भाग यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो ये दोनों ही के दोनों भाग क्या हो गए? अर्धवृत्त हो गए। इतना समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? चैट में लिखकर बताओ, इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अर्धवृत्त की परिधि की बात करते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि आप क्या कहोगे? अब देखो, अब जो मैं पूछ रहा हूँ चैट सेक्शन में जल्दी से आंसर बताओगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, चैट में ही आंसर करोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं वृत्त की परिधि बोलूं, वृत्त की परिधि कितना होता है? 2πr। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि, अगर मैं अर्धवृत्त की परिधि निकालना चाहूं, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? अर्धवृत्त आधा वृत्त होता है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2πr को 2 से भाग दे दे, आधा कर दे, और πr होगा? यह सही होगा या गलत होगा? यस या नो? अगर सही है तो आप y लिखो, गलत होगा तो n लिखो। 3.14 तो पाई का वैल्यू होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आप लोग का आंसर है y। अब चैट में कोई नहीं लिखेगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण चीज पढ़ाया जा रहा है, आप लोग यहीं पर गलती करते हो। ठीक है, ये चीज आप ध्यान से सीखोगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार आप लोग गलती करते हो। वृत्त की परिधि 2πr बताया जा रहा है, तो अर्धवृत्त का परिधि πr। आप सभी लोग बोल रहे हो कि y सही है, लेकिन यह हमारा आंसर गलत होगा, मतलब πr नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को लगा होगा अजीब सा, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है, πr तो सही होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि πr नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अर्धवृत्त की परिधि बताओ, तो πr आप कभी नहीं बोलोगे। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना, πr नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि πr नहीं होगा तो क्या होगा, और दूसरा सवाल ये उठता है कि हमारा आंसर गलत क्यों हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज को देखते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है यह एक अर्धवृत्त है। ठीक है, यह क्या है? यह एक अर्धवृत्त है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सारी चीजों को। अब अगर मैं एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, आपको यहाँ पर एक वृत्त बना के मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, सभी को वृत्त दिख रहा है? यह एक वृत्त है ना। अब इस पे हम एक व्यास बनाते हैं। ठीक है, एक व्यास बना लिया गया। ठीक है, जो इस वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा होगा, पी क्यू। ठीक है, अब बताओ, जो मैं लिख रहा हूं ये सही है कि नहीं सही है? इस वृत्त के लिए वृत्त की परिधि 2πr होगी, हाँ या ना? इस वृत्त की परिधि 2πr होगी। ठीक है, इतना तो सही है। चलो ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr होगी, मतलब ये जो पूरी लंबाई होगी, ये जो पूरी लंबाई होगी, ये पूरा अगर मैं यहां से इस तरीके से चलना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो ये पूरी लंबाई कितनी होगी? ये पूरी लंबाई 2πr होगी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये पूरी नहीं, सिर्फ आधी लंबाई के बारे में बताओ। ठीक है, ये वाला लंबाई, ठीक है, यहां से यहां तक सिर्फ ये लंबाई बताओ, तो ये लंबाई कितना होगा? सिर्फ इतना। ठीक है, ये लंबाई कितना होगा? तो आप बोलोगे यह लंबाई जो होगा, पूरा लंबाई अगर 2πr था, तो यह वृत्त का आधा भाग है, तो इस भाग की लंबाई πr होगी, है ना। ये जो पी क्यू आपको दिख रहा है, लाल कलर का जो भाग दिख रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? यह πr के बराबर होगा। इतना बताओ, समझ में आया? हाँ या ना? जो लाल कलर का हिस्सा अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस वाले वृत्त में, यह πr के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इसे हम अर्धवृत्त नहीं कहेंगे। देखो, अर्धवृत्त जब भी बनेगा ना, तो ये भाग भी आएगा, ये जो नीचे की तरफ जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, है ना, ये भाग भी आएगा। तो हम अगर अर्धवृत्त बनाते हैं, इस भाग को मैं मिटा दे रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, तो आपको यह भाग भी तो दिख रहा होगा अर्धवृत्त में, ये 2 भाग, है ना,
तो यह भी हमारा एक त्रिज्या है ना, और यह भी एक त्रिज्या है ना, जिसकी लंबाई आर और आर होगी, है ना। त्रिज्या अगर आर है तो आर आर होगी। तो हमें अगर इस अर्धवृत्त की परिधि पूछी जा रही है तो हमें ये तो जोड़ना ही होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला भाग तो जोड़ना ही होगा जो पाई आर के बराबर है। साथ में साथ ये वाला भाग, इस भाग की लंबाई भी आपको जोड़ना होगा जो आर प्लस आर के बराबर है, यानी दो त्रिज्या है ना। तो व्यास है, दो त्रिज्या से मिलकर बनी हुई है, तो इसकी लंबाई टू आर के बराबर होगी, है ना। इतना समझ में आया। तो अर्धवृत्त का परिधि जो होगा, इसकी संपूर्ण लंबाई कौन सी होगी? देखो, एक लंबाई तो ये वाला होगा, ये नीचे की तरफ जो दिख रहा है ये वाला, जो पाई आर के बराबर होगा। और ये लंबाई जो टू आर के बराबर होगा, ये पाई आर और ये टू आर। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा वृत्त का, अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा? देखो, अर्धवृत्त के परिधि के लिए हम क्या लिखेंगे? ये जो नीचे की तरफ दिखता है ये हमें पाई आर दिखता है, और ये आर प्लस आर, यानी ये पूरा भाग टू आर के बराबर होता है। तो पूरा जो परिधि हो जाएगा इसका, परिधि के लिए आप क्या यूज करोगे? पाई आर प्लस टू आर। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, पाई आर प्लस टू आर। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये सारी चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो अर्धवृत्त के परिधि के लिए क्या कहोगे? पाई आर, इस फॉर्मूला को लिख लो जल्दी से, वरना आप सभी लोग गलती करोगे हमेशा। पाई आर प्लस टू आर, ठीक है। पाई आर प्लस टू आर, सिर्फ अगर पाई आर करोगे तो आपका आंसर गलत होगा। अच्छा एक बात बताओगे, सिर्फ इतना हाँ या ना में आंसर करोगे। अगर मैं कह रहा हूं किसी वृत्त की परिधि 20 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की परिधि कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि 10 सेंटीमीटर होगी, हाँ या ना? यस या नो? यस या नो? हाँ, नहीं नहीं होगी, ठीक है। तो वृत्त की परिधि 10 सेंटी, अर्धवृत्त की परिधि 10 सेंटीमीटर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक बार और फिर से जल्दी से समझ लो, ठीक है। एक बार समझ लो, अगर मैं यहाँ पर वृत्त बना रहा हूँ, ठीक है, अगर इसकी परिधि 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरी लंबाई 20 सेंटीमीटर रही होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना भाग, अगर ये अर्धवृत्त की बात की जाए, तो ये जो भाग आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, 10 सेंटीमीटर यहाँ रहा होगा। ध्यान से देखना, ये जो हरे कलर का बनाया जा रहा है ना, ये 10 सेंटीमीटर ये भाला भाग रहा होगा, जो हरे कलर का बना रहा हूँ, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ये रहा होगा, और ये ब्लू कलर का जो भाग ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, ये 10 सेंटीमीटर ये रहा होगा, है ना। और जबकि अर्धवृत्त की बात की जाए तो यह वाला भाग भी आएगा, है ना। अगर अर्धवृत्त बनाए तो ये वाला भाग भी आएगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा होगी, है ना, ये वाला भाग भी कुछ आ जाएगा, है ना। तो 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, कुछ और होगा। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? इतना समझ में आया? वाई आयन लिखकर बताओ। चलो, तो फॉर्मूला एक बार जल्दी से नोट करोगे। फॉर्मूला क्या नोट करोगे? लिखोगे अर्धवृत्त की परिधि। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप, कुछ भी आप लिख सकते हो। क्या होता है? पाई आर प्लस टू आर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, पाई आर प्लस टू आर। इस तरीके से आप नोट कर लो, जल्दी से आप नोट करो इसे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर नोट नहीं करोगे तो फिर से क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो, और नोट करके बताओगे। नोट कर लिया? चलो, नोट कर लिया तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। होल सेक्शन में अभी एक क्वेश्चन दिखेगा, है ना। अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको पढ़ो और सोल्व करें, ठीक है। अभी चैट को बंद किया जा रहा है, और पोल सेक्शन में भी एक क्वेश्चन दिखेगा। तो इस बार देखो, अर्धवृत्त की परिधि पूछी जा रही है। तो त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि यानी सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस पूछी जा रही है ना। वृत्त की परिधि नहीं पूछी जा रही है। त्रिज्या वृत्त की दी गई है, लेकिन परिधि अर्धवृत्त की पूछी जा रही है। तो एक बार सोल्व करेंगे जल्दी जल्दी। देखो, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा?
इस क्वेश्चन में करने में हो सकता है कि आपको समय लगे, तो बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है। पहले अपने कॉपी में सॉल्व करो, फिर आंसर करो। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी आपके पास समय है। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि फाइंड करो और आंसर करो। अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। देखो, जैसे ही आप आंसर देते हो पता चल जाता है कि आपने आंसर दिया है या नहीं दिया है। तो आप सिर्फ क्लास करोगे, आंसर नहीं दोगे, तो ये सभी चीज डेटा में आती है कि आपने कोई भी आंसर नहीं किया है ना। तो आपको आंसर पोल सेक्शन में जरूर देना है, चाहे आंसर गलत हो या सही हो, आंसर जरूर करना है। 10 सेकंड और है आपके पास। 10 सेकंड में इस पोल को एंड करके डिस्कस करेंगे, है ना। 10 सेकंड में इस पोल को एंड करके डिस्कस करेंगे। आखिरी 10 सेकंड और है। 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड। इस पोल आंसर अब डिस्कस किया जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो अब चैट आपका ओपन किया जा रहा है। अब चैट में आंसर भी लिख सकते हो, और चैट में कोई भी डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। चलो, तो अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, है ना। तो अगर अर्धवृत्त की परिधि आपसे पूछी जा रही है, तो आप क्या करोगे। अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। अर्धवृत्त की परिधि के लिए आपको पता है πr+2r, है ना। यही फॉर्मूला पढ़ाया गया, बताओगे एक बार। πr+2r, यही फॉर्मूला पढ़ाया गया ना। πr+2r, हाँ या ना। हाँ, तो πr+2r फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे। अब आपको सभी मान पता है, पाई के मान पता है, आर के मान पता है, सभी मान को पुट कर दो, है ना। तो हम क्या करेंगे। पाई का मान आपको बताया गया था, जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया गया है वही यूज करेंगे। ठीक है, तो 22/7 है, तो पाई का मान 22/7 रख दिया, है ना। आर का मान कितना दिया गया है, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब 2 के जगह पर 2 ही लिख दिया, और आर का मान फिर से 7 सेंटीमीटर लिख दिया। इतना तक समझ में आया नहीं। अब बताओ, यहां तक समझ में आया या नहीं। एक एक स्टेप में पूछ रहा हूँ। इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे। आप इसको सोल्व करोगे तो आप बोलोगे यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, है ना। ये 7 से 7 कट जाएगा, तब आप बोलोगे ये 22 आया, यहाँ से तो 22 आया। और 2 × 7 करोगे तो 7 और 2 को गुना करोगे तो यहाँ से आएगा 14, है ना। 22 और 14 को जोड़ दोगे, और 22 और 14 को जोड़ोगे तो आपका मिलेगा 36, है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 36 सेंटीमीटर इस वृत्त की परिधि होगी, है ना। अच्छा, त्रिज्या का जो यूनिट होगा, देखो, त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो हमारा परिधि भी सेंटीमीटर में आएगा, है ना। त्रिज्या अगर मीटर में दिया रहेगा तो परिधि भी मीटर में आएगा, है ना। ये चीज भी ध्यान देना। सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो परिधि भी सेंटीमीटर में आएगा। अगर त्रिज्या मीटर में दिया रहेगा तो परिधि भी मीटर में आएगा। कितना समझ में आया या नहीं आया, बताओ। इसका आंसर 36 सेंटीमीटर कैसे हुआ, ये समझ में आ गया। अच्छा, सूरज नहीं आया, ठीक है, एक बच्चे को नहीं आया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सूरज एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें को मैं मिटा रहा हूँ। चलो, अच्छा एक बताओ, ये पता है आपको परिधि की फॉर्मूला क्या होती है। अर्धवृत्त का परिधि अभी अभी आपको पढ़ाया गया था ना। फॉर्मूला नोट करने के लिए भी बोला गया, नोट किए या नहीं नोट किए। तो अगर नोट किए होगे नवीन और सूरज, आप दोनों बताओगे। अगर नोट किया तो C = 2πr, सॉरी πr+2r, है ना। ये फॉर्मूला पढ़ाया गया, πr+2r, है ना। अब बताओगे नवीन और सूरज, स्पेशली मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ, ये सही है, यहां तक समझ में आया। πr+2r कैसे लिखा, ठीक है। अब देखो, पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है। आर का मान कितना दिया गया है, देखो इस क्वेश्चन में आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया ना, त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 7 लिख दिया, ठीक है। +2 लिख दिया, है ना।
ये 2 यहाँ पर भी था तो 2 लिख दिया, और फिर आर का मान 7 रख दिया, है ना। मतलब जो भी था यहाँ पर पाई का मान रख दिया और आर का मान रख दिया। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? तो बताओ, आप दोनों ही बताओगे यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। एक एक स्टेप में पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। सूरज क्या डाउट हुआ आपको? माइक ऑन करके अब बताओ। सूरज, आप अपना माइक ऑन करो और बताओ यहाँ पर क्या नहीं समझ में आया, फिर मैं आपका डाउट एक्सप्लेन करूंगा। सूरज, सर ये 777 आपने कहाँ से, समझ में नहीं आ रही है 777 मेरे को। 777 कुछ नहीं है, देखो मैं फिर से, अपना माइक ऑन ही रखना आप अभी। देखो 777 कुछ नहीं है। आप बताओ, जो मैं बोलूं, आप जो बोलोगे मैं वो लिख दूंगा। पाई का मान कितना होता है आप बताओ। पाई का मान होता है 22 अपॉइंट में 7। देखो यहाँ पर लिखा भी तो है, क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, ऐसे आपको याद तो रखना है। तो 22/7 बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है, लिख दिया ना 22/7। अब यहाँ यस पर सर। क्या है, आर लिखा हुआ है कि नहीं? ये आर है ना, पाई के बाद आर, फॉर्मूला है ना, हाँ। पाई आर प्लस 2 आर, हम्म। ठीक है। अब आर का मान कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? 7। 7, तो वही तो लिखा है ना यहाँ पर, 22/7 गुना 7 लिखा है, ये आर का मान लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यस यहाँ सर। पर ये जो 2 है, अब समझ में आया कि नहीं आया? यस। ठीक है, ये जो प्लस है, देखो ये जो प्लस है वही प्लस यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 2 है, ये 2 को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और फिर ये जो आर है, इस आर का मैं यहाँ पर 7 लिख दे रहा हूँ। अब समझ में आया? यस सर आ गया। अब ये 7 से 7 कटेगा या नहीं कटेगा बताओ। हाँ कटेगा सर। अब यहाँ पर बचा 22, ठीक है। और ये 7 और 2 को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ। सर 14 आंसर मिलेगा। 14 आंसर नहीं मिलेगा, 14 मिलेगा, 2 और हाँ 7 को 14 गुनेंगे मिलेगा। 14 मिलेगा, और 22 और 14 को जोड़ेगा तो 36 आ जाएगा, है ना। यस सर। अब यहाँ पर क्या लिखे, मीटर लिखे या सेंटीमीटर लिखे बताओ। सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में आपने पूछा है ना 7 सेंटीमीटर को उससे करना हाँ, है। आप ऐसा नहीं करना कि 36 लिख के मीटर लिख दिए, फिर आपका आंसर यहाँ पर मान लो एक ऑप्शन दिया रहता 42 सेंटीमीटर की जगह मैं लिख देता 36 मीटर, तो ये आंसर नहीं कर देते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखना त्रिज्या की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो 36 सेंटीमीटर ही सही आंसर होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया ना? यस सर। चलो, अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया तो अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। कुछ नया क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन को मैं सबसे पहले काट दे रहा हूँ कि ये हमारा सही आंसर तो होगा नहीं। उसके बाद ये 7 सेंटीमीटर को मैं बदल के बस पूछ रहा हूँ 14 सेंटीमीटर। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें, ठीक है। अगर ये 14 सेंटीमीटर है, बस आप लोग, और इसका आंसर पोल सेक्शन में नहीं करना, सीधे चैट में ही करना है, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका सही आता है। चलो, अगर परिधि आपसे पूछा जा रहा है, अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आपको उसी तरीके से सोल्व करना है। चलो, और चैट में ही आंसर लिखोगे। चैट को देखो, मैं अभी बंद नहीं कर रहा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ, अगर फॉर्मूला अभी अभी आपको पता है, अभी बताया गया था पाई आर प्लस 2 आर। ये तो काफी ज्यादा हिंट हो गया आपके लिए, अब तो काफी आसान हो गया, है ना। बस पाई और आर का मान पुट करो और इसको सोल्व करके बताओ कितना होगा आंसर। चलिए, जो भी आंसर आ रहे हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन जो भी होंगे, देखो मैं ये सारे 4 ऑप्शन को, जो पहला 4 आंसर आएगा उसी को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। पहला आंसर आया है 72, ठीक है। तो पहला आंसर आया है, इस 14 को काट के मैं लिख दे रहा हूँ 72, ठीक है। अच्छा, 73 भी आंसर आ रहा है क्या? 73, 73 भी आ गया। और क्या है? अच्छा, मैक्सिमम सभी के 72 ही आ रहे हैं, और कुछ नहीं आ रहा। 72, 72, सभी के 72 आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये काफी अच्छी बात है कि आप सभी के आंसर 72 आ रहे हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर भी 72 ही होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ठीक है। अब 72 सभी के आंसर सही आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप सभी को समझ में आ गया। फिर से एक बार जल्दी से समझ लेते हैं, अगर किसी को कोई डाउट भी हो। चलिए, अब क्या करेंगे, देखो पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान कितना है 14, है ना। 2 के जगह पर तो 2 ही लिख दिया, और आर के जगह पर 14 लिख दिया। अब इसको सोल्व करो, 7 से काटोगे तो ये 2 बार में कटेगा, है ना। और 22 और 2 को गुना करोगे तो 44 आ जाएगा।
और 14 गुना 2 करोगे तो ये 28 आएगा, और 44 और 28 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 72। और यहाँ पर यूनिट क्या लिखे, तो आपको त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहाँ पर सेंटीमीटर ही लिखना पड़ेगा। समझ में आया ना सभी को? वाई या एन लिखकर बताओ, वाई या एन लिखकर बताओ। चलो, अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, कई बार आपसे क्या होता है, आपके एग्जाम में क्या होता है, कई बार आपको आता सभी चीज है लेकिन फिर भी आप लोग गलती कर देते हो। क्यों? क्वेश्चन आप पूरे नहीं पढ़ते। ठीक है, क्वेश्चन पूरे नहीं पढ़ते। देखो, कई बार क्या होता है, देखना है आपको, अगर वृत्त की त्रिज्या दी गई है तो परिधि जो है वृत्त की पूछी जा रही है या अर्धवृत्त की पूछी जा रही है। तो अगर वृत्त की परिधि पूछी जा रही होगी, अगर वृत्त की परिधि पूछी जा रही होगी, इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से। अगर वृत्त की परिधि की बात की जाए तो वृत्त की परिधि के लिए आप 2πr लिखोगे, है ना। और अगर अर्धवृत्त की परिधि की बात की जाए, है ना, आपसे अगर अर्धवृत्त की परिधि पूछी जाए तो क्या लिखोगे, πr प्लस 2r, है ना। ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज आपका गलती होगा। चलो चलो, अब होमवर्क नोट करेंगे एक बार जल्दी से। चलो, आपका आज का होमवर्क तो काफी कम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, 8.1 एक्सरसाइज आपको करना है। पेज नंबर 98 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चन करना है, अपने वर्कबुक में टिक लगाओ या फिर इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा अच्छा।